अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूँ रुबाब फातिमा अपने प्रोग्राम द पावर मिनट से। आज मेरे साथ हैं बहुत ही खुसूसी और बहुत ही खास और बहुत ही उम्दा और बहुत ही हमारे दिल अजीज अल्ताफ एजुकेशन वाला, जो कि प्रिंसिपल है रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के। इन्होंने अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर मुझे आज अपना कीमती वक्त दिया है। आज हम जानेंगे इनके बारे में। थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ, ज़्यादा और जान सकूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब, कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Thank you so much for inviting your wonderful show. अल्ताफ साहब, अपने आप को ही मुझे ये बताइएगा कि रेहान स्कूल में आपको कितना टाइम हो गया है, कैसा जा रहा है ये एक्सपीरियंस? It was so amazing and beautiful. मेरे 3 साल ख़त्म हो गए, चौथा साल शुरू हो चुका है रेहान स्कूल में, क्योंकि रेहान स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगा है। उससे पहले टीचर्स के ऊपर काम हुआ, स्कूल के ऊपर काम हुआ, और ये एक नया आइडिया था, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 अ, 4 साल पे अभी हम स्टार्ट होने वाले हैं। आपका ताल्लुक, जहाँ तक मुझे मालूम है, गिलगित से है। और गिलगित एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो कहते हैं ना कि जन्नत के हसीन नज़ारों में से एक छोटा सा नज़ारा है। तो मुझे ज़रा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, गिलगित और फिर गिलगित से ये कराची, तो ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, देखो, मेरा शौक शुरू से पढ़ाने का था, और हकीकत में जब आप जिस जगह में होती हैं ना, तो वो जगह की वैल्यू आपको समझ नहीं आती है। और गिलगित प्यारा है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं शुरू से गिलगित में रहता था। मुझे प्यारा तो शहर लग रहा था, और जब यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की थॉट्स सारी चीज़ें बताने लगी। तो मैं जब मैट्रिक कर रहा था, तब मुझे किसी टीचर ने कहा कि आप फिज़िक्स पास नहीं कर सकते, आप नालायक हैं। मैंने कहा ओके। और उसका उस वक़्त तो बहुत बड़ा गुस्सा था, बड़ी नाराज़गी थी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का अच्छा लम्हा था, जहाँ पे फिर मैं फिज़िक्स को बहुत अच्छे तरीके से रटा, ठीक है? तो आई थिंक सो आपने देखा होगा कि गिलगित-बल्तिस्तान का जो रिज़ल्ट है, बड़ा मुश्किल से पास होना होता है। तो हमारे स्कूल में 45 प्लस स्टूडेंट थे, उसमें टोटल 3 स्टूडेंट बच पास हुए थे, उसमें से अनकरीब एक मैं था। और अब पास होने के बाद मुझे ये यकीन आया, ये उम्मीद आई कि मैं अगर कोई भी हम चीज़ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, वो चीज़ ईज़ी है। तो इसी तरह फिर मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया अपने इलाके के मदरसे के अंदर। तो मदरसे से मुझे वहाँ पे मना कर दिया मौलाना साहब ने कि आप मदरसे में नहीं कर सकते, कमेटी ने भी मना कर दिया। फिर मैंने घर में स्टार्ट किया, तो घर वालों ने मना कर दिया, बहनों ने, कि भई ये तो गलत हो जाएगा। मीन वहाँ नर्सरी वगैरह होती है ना, तो बच्चे खराब कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक प्रॉपर सेंटर का आगाज़ किया, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। तो 300 मेरे पास स्टूडेंट थे, और 10 टीचर्स थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे। तो मैंने जब ग्रेजुएशन में कर रहा था, 3rd ईयर में था, तो मैंने अपना सेंटर का आगाज़ किया था, और वहाँ भी मेरा पढ़ाने का शौक था। और जब मैं कराची आया, तो मैंने दोबारा और कोई अपॉर्च्युनिटी और कोई जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैं ये करना पसंद किया कि मैं इसी एजुकेशन को कंटिन्यू करूँ। तो और फिर जब एज़ अ टीचर मैं शाह फैसल में कुछ स्कूलों में जॉब भी की, फिर एज़ अ प्रिंसिपल, फिर एज़ अ प्रोफ़ेसर कॉलेज में मैंने फिज़िक्स पढ़ाया। तो डिफरेंट एक लाइफ़ जर्नी। देन द सिटी ऑफ नॉलेज स्कूल में फिर एज़ अ प्रिंसिपल मैं वहाँ पे था। फिर रेहान स्कूल बना, तो रेहान स्कूल के साथ इस तरह जुड़ गया। जी। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आपने हैं, तो अल्ताफ साहब, आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा? मेरी ज़िंदगी में कभी इस तरह के चैलेंज आते हैं, तो मैंने अक्सर ये एक चीज़ सीखी है अपने वालिद साहब से, क्योंकि जब वो पढ़े-लिखे नहीं थे, तो अपने गाँव से भागे थे वो, और शहर में आके बसे थे, और ये उसने एक अपनी फ्यूचर अपने बच्चों के साथ एक नई ज़िंदगी गुज़ारी, और बहुत अच्छा उसने क्या कहते हैं अपना नाम बनाया।
تو होता हम हमेशा दूसरे के भरोसे में चल रहे होते हैं, दूसरे के आसरे में चल रहे होते हैं, वो हमें ये करेगा, वो करेगा। अगर आपके अंदर कुछ है, तो आप हर चैलेंज को फेस कर सकते हो। आपके पास बर्दाश्त है, आपके पास सब्र है, तो आप और आपके पास हॉनेस्ट है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई चीज़ बुरी लगती है, तो आप उसके मुँह पे ही कह दें कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, जो आपको समझ आ रहा है। तो मेरी शुरू से आदत रही है कि जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं फॉरवर्डली उसी टाइम कह देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने असातिज़ा जिनको असातिज़ा मानता हूँ, जिनको उस्ताद मानता हूँ, तो उसकी कोई भी बात मैं ना नहीं करता, मैं हाँ करता हूँ और मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता। तो चैलेंज ज़िंदगी में बहुत सारे आए हैं, लेकिन उस चैलेंज को चैलेंज समझ के फेस नहीं करता। मैं कहता हूँ जस्ट चिल और लेट्स गो, आहिस्ता-आहिस्ता करो, थोड़ा ख चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो कराची में बहुत अच्छा अरसा रहा कि जिस पे बहुत सारी हर्डल्स आई, कोविड-19 आया तो सारे सेंटर्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गया। लेकिन मैंने कभी घरवालों से पैसे नहीं लिया क्योंकि ये लाइफ़ है, मेरे घरवाले मेरे इंटरव्यू तो बड़े शौक से सुनते हैं। तो मैंने कभी पैसे नहीं लिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत की, खुद चीज़ें की। वालिद साहब को कहना यही होता था कि क्योंकि सारे भाई जॉब करते हैं, मेरी सारी फैमिली चाहती थी आपको जॉब करना है। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि अगर जॉब करनी थी, तो आप जॉब करते तो हम सारे जॉब करते। आप खुद बिज़नेस कर चुके हो, आप खुद एक नया काम कर रहे हो तो मुझे अपने हिसाब से करने दो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जहाँ पे गलत होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा। तो ये ज़िंदगी है और इसी तरह चल रही है। आपकी शख्सियत में ना एक ठहराव मुझे नज़र आता है, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू में एक बहुत खूबसूरती नज़र आती है और बहुत प्यार से समझाना, बहुत रिस्पेक्ट एलिमेंट है। तो ये जो आपकी शख्सियत में इतनी मिठास है, तो मैं जानना चाहूँगी इस मिठास के पीछे क्या राज़ है? अच्छा, मेरा ताल्लुक एक टीचर से है और एक मैं अपने जब टीचिंग के फ़ील्ड में था तब भी मैं ज़रा मुस्कुरा के ज़रा क्या कहते हैं अगर मैं 10 मिनट पढ़ाता हूँ तो 10 मिनट लाज़मी कुछ न कुछ ऐसी बात हो जिसमें क्लास खुश हो या जिस स्टाफ के साथ काम करता हूँ पूरा दिन बैठते हैं तो कुछ न कुछ लम्हा उन सब के साथ वो गुज़ारता हूँ जो वो खुश हो जाएँ। तो क्योंकि होता क्या है कि हर्डल्स क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हर आपके अपने घर के मसाइल स्कूल के मसाइल, अपने ज़ाती काम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके कुछ लम्हात की आप उनको मुस्कुराहट देते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल के एक नई एनर्जी आ जाती है। और साथ-साथ जब हम स्कूल में जॉइंट हुए तो मेरे साथ जब रेहान भाई की मुलाकात हुई, मैंने कहा पता नहीं किस तरह बात करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो बड़ी नॉर्मल शफ़क़त के साथ तो मुझे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था, यकीन नहीं आ रहा था कि ये रेहान है और ये ओनर है कि जो इस तरह हमसे बात कर रहा है। हमें मालिक बनाया था स्कूल का, अभी भी हमें मालिक बना के छोड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर करके छोड़ा कि आप अच्छा कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं पता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्यार से अंदाज़ से। तो जब आगे से आपको क्या कहते हैं, अच्छा मिल रहा होता है, जिसको आप उस्ताद मानते हैं, जिसको आप मेंटर मानते हैं, वो आपको किस तरह लेके चल रहा होता है। तो वो आदत मैंने ये सीखी रेहान भाई से कि किस तरह प्यार से, किस तरह मिठास से, किस तरह चीज़ें हम कर सकते हैं। वही चीज़ गुस्से में भी करो तो मुश्किल हो जाता है, वही चीज़ नाराज़गी में भी करो तो। तो एक सवाल मैंने रेहान भाई से भी किया था कि प्रोफ़ेशनल गुस्सा सीखना था मुझे कि कैसे होता है? तो मेरी आदत ये होती है मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो गुस्सा भी हो जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं गुस्सा में नहीं रहता। लेकिन मेरा अंदाज़ ऐसा है कि थोड़ा सीरियस बैठने का लेकिन मैं इस तरह नहीं हूँ। तो ये फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जैसा कि आपने तज़किरा किया अपने गुस्से का, तो कैसे कंट्रोल करते हैं कभी गुस्सा आ जाए तो? अच्छा मेरी बात अगर मैं घर में भी गुस्सा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ गुनगुना लूँ, कुछ बातें करूँ और अपने अंदर मैंने ना एक चीज़ ख़त्म होने नहीं दिया, बचपन जो इंसान का होता है ना, वो अभी तक मैंने ख़त्म होने नहीं दिया। मैं अपने घरवालों से बात करता हूँ, तो कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो मैं बचपन में जब छोटा था तब अपनी फैमिली से करता था। वो चीज़ें अभी भी मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो 2 बच्चे भी हो गए लेकिन मैं फैमिली के साथ उसी तरह बात करूँ जिस टाइम मैं बच्चा था
میرے بھائی لوگ، میرے بھابھی لوگ، کیونکہ بھابھی لوگوں نے ہمیں پالا ہے ایگزیکٹ نا، کیونکہ ہمارے بہن کے بھائی، بہن کے بچے اور بھائی کے بچے مجھ سے بڑے ہیں، تو وہ زیادہ تر ان کی دیکھ بھال ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ نخروں میں پلے ہیں، تو ان کے ساتھ ابھی بھی اسی طرح بات کرتا ہوں. اپنے بھائی سے، والد صاحب سے میں بات کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ السلام علیکم میرے دوست، میرے عزیز حاجی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ تو میں اپنے والد صاحب سے بھی اسی طرح، پھر وہ جب ڈانٹ لیتا ہے تو وہ خاموشی سے سن بھی لیتا ہوں. تو جب بھی غصہ آتا ہے تو میں اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں. اگر سامنے سے کوئی رسپانس کرتا ہے غصے سے وہ چیزیں، تو کبھی کبھی خاموشی سے سننا پڑتا ہے اور انہیں کو احساس دلانا پڑتا نہیں ہم نے غلط کیا تھا. جی. جیسا کہ آپ کرنٹلی کیمپس کے پرنسپل ہیں اور ماشاءاللہ سے اب آپ کے پاس سے لیول 1 کے اسٹوڈنٹ جو ہے اب وہ لیول 2 میں آ کے وہ ہمارے کیمپس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایز اے پرنسپل آپ کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ کے ہی پاس سے بچے جو ہے لیول 1 پاس کر کے آج لیول 2 میں آ کر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نیو اسٹوڈنٹس کو، ارننگ کرنا ہے، لرننگ کرنا ہے، تو ایز اے پرنسپل کیا آپ کو احساس ہے اس میں، کہتے ہیں نا جاگتا ہے، کیا خوشی، کیا مسرت ہوتی ہے، کیا فیلنگس آتی ہیں؟ بالکل. آپ نے بھی ایز اے ٹیچر آپ نے ٹیچنگ کی ہے. ٹیچر کو ہمیشہ کچھ بھی ہونا ڈزنٹ میٹر، کوئی بھی ہو، اس بچے کی فیوچر کا فکر لازمی ہوتا ہے، اور اس چیز سے کیا کہتے ہیں کہ اندر ہی رہتا ہے، اس کشمکش کے اندر رہتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کرنا آسان ہے. ٹیچنگ کرنا سب سے مشکل کام ایک ٹیچر بننا ہے، اور سب سے مشکل کام ایک ڈاکٹر بننا ہے. بزنس مین بننا مشکل نہیں ہے، یعنی کہ ایک نارمل زندگی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ کسی کو کیا کہتے ہیں پیٹ چاک کر کے اس کے آپریٹ کرنا آسان بات نہیں ہے، جتنا بھی وہ ہوتا ہے تو انسان ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک ٹیچر بچوں کا جو درد ہوتا ہے، بچوں کا جو فیوچر ہے وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے. تو میرا جب سے مجھے پڑھانے لگا تو مجھے ایک چیز ڈاؤٹ لیتا تھا کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ صحیح تو پڑھا رہا ہوں، لیکن رزلٹ کیا ہوگا. تو میں نے ایک ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر میں نے کہنا یہی تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے جو سیٹسفیکشن آف اسٹوڈنٹ، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ٹیچر، مجھے ریحان اسکول میں ہوا. کیونکہ اب وہ بچہ 1 سال پڑھنے کے بعد وہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے. تو اٹس مین کیا ہے کہ ہر بندہ، ہر اس کی خواہش اینڈ دا ٹائم کیا ہے، پیسہ کمانا ہے. تو یہاں بچے وہ 1 سال میں کر سکتے ہیں، تو اٹس مین وہ 4 سال 5 سال میں وہ اچھا ایک فیوچر بنا سکتے ہیں. تو یہاں آپ کو کیا ہوتی ہے ایز اے سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ جو درد تھا، وہ جو احساس تھا، وہ یہاں پہ خوش مزاجی میں کنورٹ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے بچے اچھی جگہ میں ہیں، اچھا کچھ کر رہے ہیں. کچھ نہ آپ بچے آپ کو دے دیں کچھ یا نہ دے دیں، اس سے کوئی میٹر نہیں ہوتا، بس میرا بچہ ہو. نام یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ تھا، بس وہ ایک ٹیچر کے لیے ایک سکون ہوتا ہے. اور کوئی بھی بچہ کوئی بھی فیلڈ میں آگے آتا ہے اور اس کو اپریشیٹ ملتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو، چاہے اسکول سے ہو، چاہے کیا کہتے ہیں کہیں اور کی فیملی سے ہو، تو سب سے زیادہ پراؤڈ فیل ایک ٹیچر کو ہوتا ہے. میرے خیال سے اتنے پیرنٹس کو نہیں ہوتا جتنا ایک ٹیچر کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے بچے جو قریگی کیمپس کے سٹارٹنگ کے لیول ہیں، ایک تو پڑھا رہے ہیں، دوسری بات کیا ہے کہ وہ ارننگ کر رہے ہیں، تیسری بات سب سے زیادہ جو حیران کن بات سب کے لیے کہ وہ بچہ اس وقت کرتا یہ ہے کہ آپ کے اسکول کے، میرے اسکول کے SOPs کی کتابیں ہیں، ڈفرینٹ کتابیں، اس کے پیچھے پورا چیز وہ آپریٹ کرتا ہے. تو یہ دس از امیزنگ اسٹوری کہ یہ آپ کو سکون دینے والا مرحلہ ہوتا ہے. جی. کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان آتا ہے اور لرن کرتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ان لرن کیا کیا؟ انلرن بہت ساری چیزیں میں نے انلرن کی اپنی لائف میں. ہاں، جیسے کہ ایک ایز اے ٹیچر جس طرح ہینڈل کرنا ہوتا تھا کہ وہ رویہ، وہ طریقہ بھول نہ پڑا. لاسٹ ٹائم میں مارکر لے کے بورڈ میں کھڑا ہوا اور میں پچھلے تقریباً 7 سال میں نے ریگولر بورڈ پہ پڑھایا ہے. میں کتابوں میں جیسے ہوم ٹیوشن بھی پڑھا تو میں گھر میں بورڈ لگایا تھا، جہاں وائٹ بورڈ کے اوپر میرا شروع سے ایک
सुकून था बोर्ड में लिख के। तो क्या है कि सबसे बड़ी अल्हड़ तो यही हुई कि अब अगर बोर्ड पे आप लिखते हो तो वो टेढ़ा लिखा जाता है। और दूसरी बात जो आपकी साइको है कि जिस तरह मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उस तरह बच्चा पढ़े, ये रॉन्ग था। और क्योंकि अगर जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, उस तरह बच्चा पढ़े, तो मैंने क्या तीर मारा, बच्चा तीर मारेगा। तो बच्चे को उस तरह पढ़ना है जिस तरह बच्चा पढ़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ एक बहुत डिफरेंट थी कि जिस तरह बच्चा चाहता है, उस तरह टीचर को बनना है। तो पूरा जो आपने 7 सालों के अंदर अपने अंदर जो एक चीज़ लेके आई थी, वो कन्वर्ट करना है कि हाउ टू लर्न योर चाइल्ड, कि आपका बच्चा किस तरह पढ़ता है, मुझे उस तरह पढ़ना है। इसके अलावा कि मैंने कभी क्या कहते हैं, कैमरे पे नहीं आया, कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई वो नहीं होता कि कैमरे में आने के शाय होना, या कोई भी गेस्ट आता है, कोई वज़ीर-आज़म भी आ जाएँ, नॉर्मली फ़ील होता है, कोई बात नहीं, ये तो आते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये भी होता था, अगर हम अपने इलाके के अंदर डॉक्टर के पास भी जाते तो एक घबराहट होती थी, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम अगर किसी अपने कोई मसले को ठीक कराने जाएँगे तो उसके ऊपर भी डर लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें, डर ख़त्म हो गया, क्योंकि रिस्पेक्ट, उसको हम रिस्पेक्ट समझते हैं बेसिकली ना। बेसिकली वो रिस्पेक्ट नहीं होती, बेसिकली वो आपका डर होता है। रिस्पेक्ट तो इंसान इखलाकियात से होता है, जो बात करने की लहज़ा होता है, उसको इज़्ज़त देता है। और तो हम उसको डर डर को हम कहते हैं बेसिकली इज़्ज़त करना, तो इज़्ज़त उसको नहीं कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको चेंज करना पड़ा, और किताबों से मोबाइल पे कन्वर्ट करना, लैपटॉप पे कन्वर्ट करना, ये तो टोटल सारा कुछ अनलर्न करके तो लर्न किया है। एक और मज़े की बात, जी, जी, बोलिए। हम हमेशा बहुत सारी चीज़ें कहते हैं गलत हैं, और जैसे रुबाब, मैं कहूँगा रुबाब ये गलत करती हैं, गलत करती है, ये गलत है। बेसिकली रुबाब के नज़रिए से वो ठीक है। मैं अपना नज़रिया बताता हूँ, हो सकता है रुबाब का नज़रिया ठीक हो। तो ये भी एक टीचर के अंदर ये होता है कि आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं, और मैं गलत कर रहा हूँ, फ़िलहाल गलत है। तो बेसिकली ये एक चीज़ सीखा, कोई भी गलत नहीं होता, हम अपने नज़रियात से उसको गलत कहते हैं। तो हर बंदा अपनी जगह पे, अपने प्रॉब्लम में वो बिल्कुल ठीक होता है। जी। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपको देख के, आपकी शख्सियत को देख के ना, एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है ना, वो आता है कि एक बहुत कोई सख्त मिजाज और बहुत कम वो इंसान। लेकिन आपके अंदर की जो छुपी शख्सियत है, जिस तक सामने वाले की अप्रोच नहीं हो सकती, तो उस शख्सियत में अल्ताफ साहब क्या है, जरा उसको डिस्क्राइब करेंगे आप? उस शख्सियत के लिए ये है कि मैंने हमेशा ना, हमेशा जब भी जहाँ भी किसी के साथ भी काम किया है, मैंने हमेशा अपने आप से ज़्यादा लोगों का सोच के काम किया है। और चाहे हमारा अपना फाउंडेशन हो, अगर मेरे पास अगर ₹10 की एक्स्ट्रा कोई चीज़ आती है, तो मैं अकाउंटेंट से पूछता हूँ ये नुकसान हुआ है। और इस वजह से बहुत दफ़ा मुझे रेहान भाई से डाँट भी पड़ी है कि आप ये करने दें, ऐसा नहीं होता। और क्योंकि जब मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ, जिसके साथ बैठता हूँ, जिसके घर में बैठता हूँ, तो मैं उसको अपना समझ के बैठता हूँ, क्योंकि अपने से ज़्यादा दर्जा उसको देना है, क्योंकि वो आपका बेसिकली एक एतमाद के साथ, वो आपके साथ रहा, तो एतमाद जिताना होता है। तो मैंने हमेशा से ये कोशिश की कि किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को गलत गाइड नहीं करना है, किसी को खींचना नहीं है। एक आदत में ये है कि अक्सर आपने सुना भी होगा कि हमारे कुछ लोग दोस्तों में से कि अल्ताफ़ भाई कुछ अलग बोलते हैं। तो मैं अगर कोई गलत चीज़ मुझे लगता है तो मैं उन्हीं के सामने बता देता हूँ। जैसे अक्सर हमारी साजिद भाई से कोई बात होती है तो मैं कह देता हूँ साजिद भाई ये इस तरह है। तो फिर वो मुझे समझाता, नहीं अल्ताफ़ भाई आप जो समझ रहे हैं वो इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। तो इस तरह चीज़ें होती हैं। तो मैं उसी टाइम उसको क्लियर कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जो भी है फ्रंट पे है, मैं यहाँ से घर जाने के बाद भूल जाता हूँ कौन मेरे साथ दिन को था, और ये सारी। जी। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि
अगर आपको कभी मौका मिलता है गिलगित में जाके इसी तरह का एआई स्कूल ओपन करने का, तो क्या आपके इसमें क्या सोच होगी, क्या आपकी प्लानिंग होगी? अभी मेरे पास गिलगित में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे राब्ते करते हैं कि आप वहाँ आके खोलें। और इसी तरह पंजाब के कुछ शहरों से राब्ते भी करते हैं कि बहुत 1 डेढ़ अरसा पहले से, बहुत अच्छे ऑफ़र्स भी करती हैं, फिर कराची के अंदर भी अच्छे ऑफ़र्स करते हैं, आप हमारे साथ काम करें। तो फिर वही बात होती है ना, जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ वफ़ादारी से करनी है। जहाँ फिर आपको सिस्टम को आपकी ज़रूरत कम रहती है, तो फिर वहाँ से आपको जाना पड़ता है। ये लाज़मी ये फैक्ट है, कोई भी इतना सख़ी नहीं होता, वो नहीं होता। तो क्या है कि अभी हमारे साथ सिस्टम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, रेहान भाई हमारे साथ बहुत प्यार-मोहब्बत करता है और हमें हमेशा सिखाने की कोशिश करता है। तो अभी इस तरह की अपॉर्च्युनिटी पे मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी मेरा शौक नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि डेली बेसिस पे बच्चे टास्क कर रहे होते हैं, फैसिलिटेटर टास्क कर रहे होते हैं, पूरी टीम टास्क कर रही होती है। तो आपको क्या उसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या चैलेंजेस फील होते हैं बच्चों के टास्क करवाने में या टीम के टास्क करवाने में या अपने टास्क पूरे करने में? कोई ऐसा चैलेंज जो आपको फेस होता हो या कोई आपकी ऐसी कामयाबी जो आप प्लीज शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मुझे कभी भी चैलेंजेस शुरू में लगता था कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि चैलेंज कोई नहीं होता, कि कोई भी काम हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा होता, तो फिर सिर्फ़ उसको लुक ऑफ करना पड़ता है, बार-बार उसको रिमाइंडर देना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है। तो मेरी अभी की ज़्यादा एक्टिविटीज़ मेरे साथ मैं अपने नए बच्चों के साथ बैठता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें करने के लिए। आहिस्ता-आहिस्ता इनका क्या होता है हौसला बढ़ जाता है, वो क्या कहते हैं आप पे यकीन करते हैं, फिर जाके वो काम कर सकते हैं। तो जब जिसको जब काम करना आ जाता है ना, तो फिर वो रुकता नहीं है। ये 100% है ये सिस्टम और ये कुरिकुलम का पूरा सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब एक दफ़ा आप ग्राउंड पे आ जाते हैं, उसके बाद आप रुकते नहीं हैं, बल्कि आप मुसलसल उस काम को ज़बरदस्त कर रहे होते हैं। तो ये मैंने देखा कि इस तरह ये आसान है, तो बस पहला मैं नए बच्चों के साथ टाइम गुज़ारता हूँ, ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील करें। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे कि आप प्रिंसिपल हैं, आपके बहुत सारे काम हैं, किस तरह बैलेंस करते हैं अपनी इस लाइफ को? मैं अपनी ज़िंदगी में और कोई चीज़ मैंने अभी उस पे नहीं की है, अगर मैंने फैमिली को भी मैं फ़िक्स 7 बजे के बाद टाइम देता हूँ, उससे पहले मैं फ़ोन भी नहीं करता, क्या काम है? कोई मेहमान आ गए, कुछ आ गए तो उसने खुद डील करना है। फिर 8-7 बज जाते हैं, फिर मैं फैमिली को फ़ोन करता हूँ, कोई चीज़ ज़रूरत है, क्या करना है? उससे पहला मैं ऐसा फ़ील करता हूँ ये स्कूल ही मेरा है और मैं इसी स्कूल में पैदा हूँ, ये मेरी फैमिली है, मैंने इसी का रहना है। अमेज़िंग। ज़िंदगी की या बचपन की कोई ऐसी खूबसूरत याद जो आपको अभी भी अगर याद आ जाती हो तो आप मुस्कुरा जाते हो? वो क्लास, वो डेस्क, वो क्लासरूम, वो छत, वो पंखा आज भी याद है जिसमें मेरी टीचर ने मुझे खड़ा करके कहा था कि मैं गारंटी देती हूँ तुम पास नहीं हो सकते हो। तो मेरे पास वो जो बच्चे थे, कुछ बच्चे जो कुछ ख़वातीन थी, लड़कियाँ थी, मुझे उनके चेहरे याद हैं, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। तो मुझे उस वक़्त जब तकलीफ़ इतनी हुई थी कि शायद मैं उसको पता नहीं, सॉरी टीचर्स को बेस्ट वर्ड इश्यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो मरहला मेरा लगा था, लेकिन वही चीज़ आज मुस्कुराहट में बदलती हैं कि काश अगर वो टीचर दोबारा मिल जाती, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता कि उसने मेरी ज़िंदगी बनाई, उसने अंदर वो मेरे ज़िद डाल दी। तो हम नॉर्मल इसमें एक सीखने का वो भी है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से हर्ट हो जाते हैं कि मुझे टीचर ने डाँटा, मुझे ये कहा, मुझे ये कहा। इसके पीछे ना कोई रीज़न होती है, ऐसे टीचर किसी पे भी ये चीज़ नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ज़िंदगी में सक्सेस होने के पीछे भी उसका हाथ है।
اور اللہ ताला अगर ज़िंदा है तो क्योंकि काफ़ी उम्र की थी, अगर वो गई हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में नसीब करे। मेरी हमेशा दुआएँ हैं, जब भी मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं ज़रूर याद करता हूँ। और कॉलेज टाइम बड़ा अच्छा याद करता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज लेवल में मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, पढ़ता मैं कम था, लेकिन घर वालों से पैसे लेता था किताबों के। फिर बाद में जब मैंने कॉलेज पास किया, तो मैंने अपनी फैमिली को बताई थी कि मैंने कोई किताब नहीं खरीदी है, मैं दोस्तों की किताबों से पढ़ता हूँ और जो पैसे दिया था वो मैंने खा लिया है। तो बहुत सारी शरारतें जो बहनों के साथ टाइम गुज़ारा है, जो स्पेंड किया, जो भाभीयों के साथ गुज़ारा है, क्योंकि एज़ अ फैमिली जिस तरह मैं अभी अपने घर में कुछ काम कर लेता हूँ, उसी तरह तब भी मैं अगर कोई गेस्ट आता था घर में तो मैं भाभी को कहता था खाना आज मैं बनाऊँगा। क्योंकि अगर आप बनाओगी तो मैं भाभी को भी थोड़ा वो करता था, अगर आप बनाओगी खाना, ख़राब हो जाएगा तो आपका नाम ख़राब होगा, बेहतर है मैं बना लेता हूँ। तो मैं भाभी को ब्लैकमेल करता था मुझे बना दे दो, तो फिर वो खाना मैं बना लेता था। तो वो चीज़ें, और उसी वजह से यकीन जानो अगर भाभी मुझसे फ़ोन में बात करेगी तो सबसे पहले रोती है, फिर पूछती है कि तुमने खाना खाया है? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तो ये चीज़ें हैं कभी याद आज सुबह भी यकीन जानो कि ऐसा दिल चाह रहा था कि मैं ना भाग जाऊँ और वहाँ चला जाऊँ, जहाँ मुझे क्या कहते हैं इतना प्यार देके पाला है। वो जब बड़ा हो गया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह जानता है सुबह वापस आते हुए, स्कूल आते हुए ना मुझे खुद को तकलीफ़ हो रही थी कि जब मैं बड़ा हो गया तो सब कुछ छोड़ के आया। तो 2 साल हो गए मैं गया नहीं है, तो और क्यों याद दिला रही हो, रुलाएँगे क्या आप? नहीं, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हम भी आपकी फैमिली का पार्ट हैं और अल्लाह ताला का आपको बहुत शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। माशाल्लाह रेहान स्कूल टीम जिस तरह सब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस वक़्त इसमें कोई रोने के मनाज़िर पैदा होने चाहिए। मुझे ये बताइएगा अल्ताफ़ साहब कि ज़िंदगी में ना गलतियाँ जो हैं होती हैं सीखने के लिए। क्या सीखा आपने अपनी ज़िंदगी की गलतियों से? अ, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, और ज़िंदगी ने खामोश रहना सिखाया, और साथ-साथ ये सिखाया कि आपके कोई नहीं होते सिवाय आपकी फैमिली के। और हमदर्द, अगर आपने हमदर्दी देखना है, आपने कुछ करना है तो सिवाय आपकी फैमिली के अलावा कोई नहीं है देखना है। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखा, अगर आपके पास कुछ है और आप उसको यूटिलाइज़ करते हो तो आप सबके दोस्त हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी के दोस्त नहीं हैं, ना किसी के वो नहीं हैं। तो हम ज़्यादातर अपनी सलाहियत दिखाते नहीं हैं तो पीछे रह जाते हैं। दिखाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो और बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पे लड़ना पड़ता है। तो ज़िंदगी बहुत अजीब चीज़ है, और जो ये सारी चीज़ें एक टाइम पे जायज़ कर देती हैं। और कहावतें होती हैं, अलग होती हैं, प्रैक्टिकल ज़िंदगी अलग होती है। कहावतों में तो बहुत सारी चीज़ें को रद्द किया जाता है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी कुछ और होती हैं। आपने ये सुना होगा एक बहुत बड़ी वो है कि अगर एक औरत थी और उसके साथ कुछ बच्चे थे, उनके घर में खाना नहीं था, और उस लम्हात पे वो एक कचरे से एक मुर्गी, हराम मुर्गी को उठाती है, उसको पका के खाती हैं। और तो फिर जाके ये मसला पूछा जाया गया तो कहा कि नहीं, अगर भूख से मरने से बेहतर आपको वो खा सकती हैं। मतलब दीन में वो जायज़ करार दिया। तो इसी तरह क्या है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें खुद के फ़ैसले करते हैं, खुद का जज बनता है ज़िंदगी, और उसके फ़ैसले करता है कि कहीं पे ज़िंदगी लड़ती है, कहीं पे ज़िंदगी मुस्कुराती है, और कहीं पे ज़िंदगी भरोसा देती है। आप ही आपके भरोसे हैं, आप ही आपकी जीवन है, आप ही आपका मोहब्बत हैं, और आप ही हैं जो आपको आगे लेके चलती हैं। आपका अंदाज़ा गुफ्तगू कुछ इतना खूबसूरत है कि मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि महव एक गुफ्तगू हो गई। इतनी गहराई है, इतनी सच्चाई है बातों में कि वो कहते हैं ना कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम खुद ही सो गए दास्तान सुनाते-सुनाते वाली बात हो हाय, हाय, हाय! गई।
ایک اور سناؤں میں آپ کو؟ جی جی بالکل بالکل ارشاد. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ایسا کیا ہی. سمجھا ہے؟ آپ کو شاعری پسند ہے؟ جی اس شاعر میں اس شعر سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ اس شعر سے یہ سمجھ آیا، نہیں پتہ ہے کہ کب ہماری سانسیں رک جائیں گے، کس گلی میں ہماری شام ہو جائے. کیا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں سمجھتی ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور آپ کی بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں اور آپ موبائل اٹھا اٹھا کے چیک کرتے ہیں، تو میں آپ کو زیادہ قیمتی وقت نہیں لوں گی، میں بس تھوڑا سا اینڈنگ کی طرف جاؤں گی اور کلوزنگ کروں گی. زندگی کی کوئی خواہش جو لگتا ہے ابھی بھی باقی رہ گئی ہے، اور جس کی جستجو، جس کی ہڑک کہتے ہیں نا، وہ سونے نہیں دیتی، جاگنے نہیں دیتی، کھانے نہیں دیتی، پینے نہیں دیتی، کیا ہے سچ کچھ؟ خطرناک سوال ہے. اس میں نے ایک شاعری لکھی تھی، میں بتا دیتا ہوں. کہتا ہے: چاند اور زمین پر کیا کوئی خواب ہے یارو، وہ اس کا حسین چہرہ جیسے مہتاب ہے یارو، وہ اس کا انداز بیاں کیا لاجواب ہے یارو، اس کی دلکشش آنکھوں میں ڈوبنا عذاب ہے یارو، کرو احترام اس کا، میرا انتخاب ہے یارو، وہ اور محبت ہم سے کیا کوئی مذاق ہے یارو. اسی طرح زندگی کی جو خواہشات ہیں نا، یہ شاعری محبوب سے نہیں ہے یا اس سے کوئی نہیں ہے، کہ زندگی میں جو آپ خواہش رکھتی ہیں نا، وہ خواہش اتنی بڑی رکھو تاکہ چھوٹی خواہشیں پوری ہونی چاہیے. تو اسی طرح میری زندگی میں دو خواہشات تھی. جب میں 7 سال کا تھا، سوری 7 کلاس میں تھا، تو ایک کوئی خاص دن تھا جس میں اعمال پڑھتے ہیں رات کو، پھر ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں کہتا اپنی دعائیں مانگو. تو میں نے 2 دعائیں مانگی تھیں، ایک تو پوری ہو چکی ہیں، وہ میں نہیں بتاؤں گا آن دا کیمرہ. دوسری میری خواہش تھی کہ میں اتنے اماؤنٹ بھی، وہ بھی نہیں بتاؤں گا کتنے پیسے میرے پاس ہوں. میں نے اللہ سے 2 ہی چیزیں مانگی تھیں، اور اس لیے کیونکہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اس لیے مانگی تھی. اور اگر آپ چھوٹی چیز مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ ہر انسان کو ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ ساری انسان کی خوشیاں، ساری چیزیں ساری دے دیتا ہے. اور دولت اللہ تعالیٰ نے سب انسان کو برابر تقسیم کیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو دولت حاصل کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں کے پردے لگے ہوئے ہیں، وہ پردے ہٹانے پڑتے ہیں، تو وہ دیکھنے پڑتے ہیں، تو وہ ہمارے آگے پردے ہیں. تو شاید کوئی پردہ ہے جو اس سے نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر رزق پیدا کیا ہے. تو پھر رباب کے پاس پیسے کیسے زیادہ ہو گئے، پھر میرے پاس کم کیوں ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں، کہیں میں اللہ کو خوش نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں صبر سے کام نہیں کر رہا ہوں، یا کہیں میں بہت سارے گناہ کر رہا ہوں جس سے اللہ راضی نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسان میرے لیے برابر کیا ہے، میں نے سب کو مٹی سے خلق کیا ہے سوائے ابلیس کے. ابلیس کو آگ سے بنایا تھا. تو پھر ہم اس رب کو ہم کیسے کہیں کہ ہم نا امیدی کیسے دکھائیں؟ تو الحمدللہ میری زندگی میں کبھی شکوہ نہیں رہا اللہ سے کہ میری یہ چیزیں پوری نہیں ہوئی. شکوہ گلا میں نے اپنے آپ سے کی ہے، اور میں نے انسانوں سے کیا ہے، اللہ سے نہیں، کہ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ سب کے بڑے برابر ہے. تو کہیں پہ میں غلط کر رہا ہوں، کہیں پہ امپٹیشن جو ہوتی ہیں وہ کسی پہ زیادہ رکھتے ہو، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے انسان اگر صبر کے ساتھ، انسان بھروسہ رب پہ کر کے اپنی محنت جاری کریں، اللہ نے دینا ہے. اور جو وش آپ نے دل میں کی ہے، جو خواہش آپ نے کی ہے، لیکن اس خواہش کو بار بار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے مانگیں، آپ 10 لوگوں کے بیچ میں نہ مانگیں اللہ میرے کو یہ دے دیں. اکیلے میں بیٹھ کے مانگیں. آپ جب مانگیں تو جب آپ روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ آپ کی محبت میں وہ رو رہا ہے اور کہتا نہیں نہیں مجھے رباب کے پاس جانا ہے، تو آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اس بچے سے. اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کے برابر محبت کرنے والا، اور ہم کبھی اس کے پاس جا کے روتے نہیں ہیں، کبھی جا کے نماز پہ رو کے نہیں پوچھا کہ ہم اسے گلہ نہیں کرتے ہیں.
गिला तो अल्लाह से करनी चाहिए ना, हम इंसानों से कर बैठे हैं। तो इसीलिए शायर भी क्या खूब कहता है ना कि हमने जो भरोसा रखा है रब पे, मांगते हो इंसानों से, तो हमें मांगना भी उसी से चाहिए जिस तरह। और ये आई एम सो सॉरी जी बोले। जी, बिल्कुल। जो आपकी इस गुफ्तगू का एक कहते हैं ना कि अगर मैं इस गुफ्तगू को शायरी में करूँ ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अल्ताफ साहब ज़रा गौर से सुनिएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, आपका मोबाइल पे नज़र ना हो। तो वो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। तू सुपुर्द करके देख उसमें जिसमें तेरी चाहत है, मैं तुझको वो दूंगा जिसमें मेरी चाहत है। हाँ, अगर तूने इनकार कर दिया उसमें जिसमें मेरी चाहत है, तो मैं तुझको हरा दूंगा उसमें जिसमें तेरी चाहत है। तो हकीकत है। मुझे लिख के लाज़मी भेजना ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे लिख के लाज़मी मुझे भेजना। मुझे इसकी आखिरी लाइन कितनी पसंद है कि मैं तुझको थका दूंगा उसमें जिसमें तेरी चाहत है। मतलब अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती बयान कर रहा है कि बस तू फिर भागता रहे और सहरा में भागता रहे, रेत को छानता रहे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तूने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया तो मैं तुझे सब सब चीज़ों से नवाज़ दूँगा। तो मुझे आपकी इस बात से वो ये शायरी कनेक्ट हो गई। अल्ताफ साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत वक़्त का, इस खूबसूरत सोच का और इतने कीमती वक़्त का कि मुझसे साथ निकाला। और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद रहेगी कि फिर कभी किसी और लाइव पॉडकास्ट में हम मिल सकें। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। गुड इवनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।